नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे ख़ास कार्यक्रम तर्कश में। और तर्कश में आज हमारे ख़ास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा का जन्म 6 फरवरी 1960 बिहार के वैशाली में हुआ था। पटना साइंस कॉलेज से बीएससी और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। उन्होंने जमीनी संघर्ष के बूते बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग छवि बनाई। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1985 में युवा लोकदल में बतौर महासचिव शुरू की। बाद में वे इस दल के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। 2000 से 2005 तक कुशवाहा विधायक रहे और विधानसभा में समता पार्टी के उपनेता भी रहे हैं। 2006 में राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर 2007 में राष्ट्रीय समता पार्टी नामक नई पार्टी का गठन किया। 2009 में नीतीश कुमार के कहने पर जेडीयू के साथ हुए और राज्यसभा सांसद चुने गए। 2014 में एनडीए के साथ मिलकर केंद्र की सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री बनाए गए। मैं उपेंद्र कुशवाहा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उपेंद्र जी, बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और आप और आपके जो दूसरे सहयोगी दल हैं तेज़ी के साथ चुनाव प्रचार में आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग एक, मैं कहूं कि मजबूत साझेदार के तौर पर बिहार में बीजेपी के नज़र आते हैं। किस तरह की अब तक की तैयारियां आपकी हैं अपने दल को लेकर, गठबंधन को लेकर, और क्या बड़े मुद्दों के सहारे आप बिहार की जनता को जीतने की कवायद करेंगे? तैयारी हम लोगों की पूरी है। लगातार हमारी पार्टी भी संगठन के स्तर पे बिल्कुल प्राथमिक इकाई तक यूँ कहिए कि हम सब जगह पहुंच चुके हैं, मतदान केंद्र तक। और ऐसी तैयारी बिहार के सभी 243 क्षेत्रों के लिए हमने की है, क्योंकि कहीं हमारे उम्मीदवार होंगे या हमारे पार्टनर जो दल हैं उनके उम्मीदवार होंगे, तो हमारी कोशिश तो यह होगी कि सब जगह एनडीए घटक दल के उम्मीदवारों की जीत हो। तो उस दृष्टि से संगठन के स्तर पे, प्रचार के स्तर पे हर तरह से तैयारी है। अब इंतज़ार है चुनाव की घोषणा की। जहाँ तक एजेंडा का सवाल है तो एजेंडा तो बिल्कुल स्पष्ट है। डेवलपमेंट ही हम लोगों का एजेंडा है और डेवलपमेंट के आधार पे बिहार के लोग भी चाहते हैं कि चुनाव का यही एजेंडा हो। लेकिन बिहार में जो सत्ताधारी दल है और आपके पुराने जो साथी हैं वो भी कहते हैं कि हम विकास के एजेंडे पर ही आगे बढ़ेंगे और विकास ही उनका प्रमुख चुनावी एजेंडा है। कैसे फ़र्क करेगी वहाँ की जनता दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टियों के विकास के एजेंडे में? देखिए, नीतीश कुमार जी का अब यह कहना कि विकास के इर्द गिर्द ही चुनाव हो, हम विकास करेंगे, अब बिहार की जनता उनकी बातों पर भरोसा करने वाली नहीं है। इसके कई कारण हैं। एक तो इनको जो मौका मिला 10 वर्षों तक, इन्होंने किया कुछ भी नहीं। बिहार के नौजवानों के लिए कहा कि हम रोज़गार देंगे, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कहीं रोज़गार का इंतजाम नहीं हुआ, कोई उद्योग धंधा नहीं खुला, कृषि सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। कृषि सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ होता तो वहाँ रोज़गार का अवसर ज़्यादा लोगों को मिल सकता था, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी ओर नौजवानों के लिए और दुर्गति की स्थिति नीतीश जी ने बना दी। गांव-गांव, गली-गली में शराब की दुकान आज इस कदर खुल गई है, जिसके चलते उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी तो और भी दुर्दशा है। आज कोई वातावरण बिहार के खासकर सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं है, पूर्णतः चौपट है। तो अब उनकी इन बातों पर कि विकास का काम हम आएंगे तो करेंगे, लोग भरोसा करने वाले नहीं हैं। और दूसरा, नीतीश कुमार जी आज उनके साथ मिल गए हैं, दोस्ती उन्होंने बड़े भाई से कर ली है। नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों को याद होगा और देश के लोगों को भी, जब पहले सत्ता में आने के पहले अभियान चलाते थे और विकास की बात करते थे लोगों के बीच में, तो लालू जी पर चुटकी लेते हुए कहते थे कि विकास का नाम सुनकर लालू यादव जी उसी तरह से भड़कते हैं जिस तरह से लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता है। नीतीश जी बोलते थे उन दिनों, लगातार हर मन से बोलते थे। आज उनके साथ मिलकर बिहार का विकास क्या करेंगे नीतीश जी, यह बिहार के लोगों को मालूम है। तो इसलिए उनकी ओर से अगर बात कही जा रही है विकास की, तो लोग उनकी बातों पर अब भरोसा नहीं करेंगे। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, तो
देश के लोगों ने और उनके साथ बिहार के लोगों ने भी दिल्ली में जो हमारी सरकार बनाई, केंद्र में सरकार बनी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसमें भी विकास को ही मूल में रखकर लोगों ने ऐसा सोचा कि विकास करने वाले लोग हैं, क्योंकि गुजरात में रहते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री के रूप में काफ़ी कुछ किया था, तो बिहार के लोग भी आकर्षित हुए। और केंद्र में जो सरकार चल रही है, इससे लोगों की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, बिहार के लोगों को मालूम है कि हमारी आशा अपेक्षा तभी पूरी हो पाएंगी जब बिहार में भी इनकी सरकार होगी। लेकिन उपेंद्र जी, तमाम जो लोग हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र जी को बढ़ाया, विपक्ष का नेता बनाया, राजनीति में आगे बढ़ाने की पूरी कवायद की, लेकिन उपेंद्र जी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया। देखिए, अब पूर्णतः कहना गलत है। यह बात ठीक है, नीतीश कुमार जी ने मुझको मौका दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमको मौका उन्होंने दिया हो, ऐसा नहीं था। पार्टी थी ना, कोई व्यक्तिगत उनका संगठन नहीं था, कोई परिवार का मामला नहीं था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी, पार्टी थी। तो पार्टी में हर कोई एक दूसरे का सहयोग करता है ज़रूरत के हिसाब से, और फिर किसी को कहीं जगह मिलती है, पार्टी में जगह है तो किसी न किसी को मिलेगी। तो उस तरह से ज़रूर यह बात ठीक है, हम नीतीश कुमार जी का मानते हैं कि हमको मौका उन्होंने दिया, लेकिन मौका देने का यह अर्थ नहीं था कि जो मौका मिला उस मौका का उपयोग हम सिर्फ उनकी बनिहारी करने के लिए करें। मौका कोई भी व्यक्ति राजनीति में जो ईमानदारी से राजनीति करना चाहता है, वह मौका सत्ता में क्यों चाहता है? इसलिए चाहता है कि सत्ता में जाने के बाद हम जनता का कुछ काम कर सकें, हम लोगों का काम कर सकें। वहाँ जाने के बाद सिर्फ अपने लिए कुछ करना हो, अगर इस तरह की सोच मेरे अंदर होती तब तो मेरे लिए ठीक था कि हम उनके साथ लगे रहते और मेरे लिए सब होता रहता। लेकिन हमको वहाँ जाने के बाद मैंने महसूस किया कि नीतीश जी के मन में था कि इनको मिल जाए, बाकी जनता और कार्यकर्ता उनके बारे में इनकी ओर से कोई बात कभी ना आए। जो मैंने उस स्थिति को मैंने स्वीकार करना मुनासिब नहीं समझा। हमको लगा कि जो ताकत मिली है, उस ताकत का इस्तेमाल जिन लोगों ने ताकत देने लायक पार्टी को बनाया उनके लिए मैं करूं, और वहीं पर नीतीश कुमार जी से डिफरेंस हुआ। क्योंकि बार बार आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अवसरवादी हैं, और जो भी सत्ता में होता है, सत्ताधारी दल होता है, उसी के साथ हमेशा वो रहे हैं। नहीं, यह बात तो पूर्णतः गलत है, इसलिए कि लगातार मैं सत्ता से बाहर रहा हूँ। नीतीश कुमार जी जब समता पार्टी के साथ अभियान चला रहे थे तब तो सत्ता से बाहर हम सब थे। लालू जी के साथ, मतलब नीतीश कुमार जी, लालू जी मिलकर जब एक पार्टी चला रहे थे शुरुआती दौर में, तो उस समय भी मैं नीतीश कुमार जी के साथ था। लालू जी के साथ हमारा कभी निकट का संबंध नहीं रहा। बाद में समता पार्टी बनी तो हम लोग संघर्ष के रास्ते पर चले आए। फिर समता पार्टी जब सत्ता में आ गई 2005 में, तो साल भर के बाद फिर नीतीश कुमार जी से हम अलग हो गए। तो सत्ता में रहने का और सत्ताधारी लोगों के साथ रहने का जो आरोप मेरे ऊपर है, कहाँ आरोप बैठता है? हम तो लगातार सत्ता के खिलाफ रहे, और सत्ता के खिलाफ इसीलिए रहे कि सत्ता को हमने साध्य कभी नहीं समझा, हम साधन समझते हैं। साध्य अगर समझते होते तो मेरे लिए तो आराम था। मौका तो मिला था मुझको, मौका नहीं मिला होता तो अलग बात थी। मौका मिला था, उस मौका का इस्तेमाल अपने लिए हम करना चाहते तब तो सब कुछ होता और आराम से हम रहते, क्यों झंझट करते, क्यों सड़क पर फिर आते। लेकिन हमको लगा कि नहीं, सत्ता का इस्तेमाल लोगों के लिए करना चाहिए, जो वहाँ रह के संभव नहीं था, इसलिए हम अलग हुए। क्या आज के दिन उपेंद्र जी, बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर कहते हैं कि जाति राजनीति पर हावी है या सिर्फ जाति की राजनीति होती है, ये कड़वा सच बिहार के बारे में कहा जाता है, वहाँ पर विचारधारा आपको लगता है ज़्यादा अहम हो चली है अब राजनीति में, या फिर अभी भी सत्ता और उसका लालच? देखिए, यह बात ठीक है कि बिहार की कड़वी सच्चाई है कि जात वहाँ राजनीति पर हावी रही है, लेकिन अब इसमें कमी हो रही है। हम ऐसा नहीं मानते कि आज बिल्कुल समाप्त हो गई जात की बात राजनीति में, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कमी ज़रूर हो रही है। और कहीं ना कहीं बिहार के नौजवानों के मन में भी यह भाव अब आ रहा है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, कि अब इन बातों में बहुत नहीं रहना चाहिए। अब विकास का काम जो करे उसके साथ जाना चाहिए। तो अब लोगों के मन में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं,
उनके साथ जो उनके अंदर का भाव है कि अभी तक हमारे साथ न्याय नहीं हुआ जितना न्याय होना चाहिए था, अभी तक हमारा हक नहीं मिला जितना हक हमको मिलना चाहिए था। तो इसमें निश्चित रूप से उनकी बातों में दम है और उनको राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं यह भाव है। और मैं समझता हूं कि ऐसा अगर भाव है तो इसमें कोई बहुत बुराई भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों के बीच बैलेंस्ड होना चाहिए। सोशल जस्टिस की भी बात होनी चाहिए, जो शोषित, पीड़ित, दलित, महादलित, पिछड़े लोग हैं उनको कैसे अभी तक जो हक नहीं मिला हक दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ फिर डेवलपमेंट की बात भी होनी चाहिए। क्योंकि आपने जब राजनीति की शुरुआत की उपेंद्र जी, और उसके बाद से जो लंबा सफ़र रहा है उसमें सामाजिक न्याय आपके प्रमुख एजेंडे में रहा है और इसके लिए आपने लगातार संघर्ष भी किया है। लेकिन जिस पार्टी के साथ आपने केंद्र में गठबंधन किया उसकी विचारधारा आपकी विचारधारा में काफ़ी फ़र्क रहा है। कई मुद्दों पर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा अंतर रहा है। आपको कैसे इसको आगे ले जा पाएंगे? देखिए, हम गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर हैं, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्य नहीं हैं। गठबंधन हमारा है। अगर विचारधारा में फ़र्क हम नहीं रखना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो प्रस्ताव आया था शुरुआती दौर में कि आप शामिल हो जाइए, लेकिन हमने कहा कि यह नहीं हो सकता है। हमारी अपनी विचारधारा है, उसके आधार पर हमारा दल है। तो विचारधारा हम अलग है हमारा, और विचारधारा सिर्फ राजनीति के मकसद से ही नहीं है बल्कि कमिटमेंट है सोशल जस्टिस के प्रति, सेकुलरिज्म के प्रति, और उस कमिटमेंट के चलते हम अलग पार्टी के साथ हैं, अलग पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। तो एडजस्टमेंट में कई बार ऐसा होता है कि कुछ मत का अंतर भी होता है, लेकिन साथ लोग चलते हैं और उसके आधार पे हम चल रहे हैं। लेकिन कहीं अपने कमिटमेंट को हम कमज़ोर होते हुए कभी नहीं देख सकते। कभी ऐसी स्थिति हम नहीं समझते हैं कि ऐसी स्थिति आएगी हमको काम करते हुए एनडीए में, क्योंकि उनकी अपनी विचारधारा अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे मसलों पर बीजेपी का उग्र बयान या फिर कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी का स्टैंड आपको या आपकी विचारधारा को परेशानी में डाल सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? देखिए, लोगों को याद होगा जब जब वैसी स्थिति दिखी है तब तब मैंने ज़रूर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यह बात ठीक है कि जब से सरकार बनी है तब से हमारी सरकार, विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा हम लोगों का ज़्यादा है। सरकार की ओर से कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कहा जाए कि सोशल जस्टिस के खिलाफ काम किया। हाँ, कुछ व्यक्ति ने ज़रूर ऐसी कुछ टिप्पणी की जो ठीक नहीं था, और उस टिप्पणी पर मैंने खुद प्रतिवाद किया है। कई बार हमने कहा है उनका बयान ठीक नहीं था, सार्वजनिक रूप से हमने प्रतिक्रिया दी, और हमने यह भी कहा कि उनके उस बयान से भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान हुआ। तो हम समय समय पर अपना विरोध दर्ज करते रहे हैं, जो उचित तरीका होना चाहिए उन तरीक़ों से। इसलिए हम कभी इस इशू पर कोई बिल्कुल सरेंडर की स्थिति में कहीं हो जाए या कभी संभव ही नहीं। उपेंद्र जी, यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार कुछ और अहम सवाल होंगे बिहार की राजनीति, और बिहार की राजनीति में इस गठबंधन को लीड करने के लिए अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। सीटों का आंकड़ा क्या होगा, और जिस तरह की रणनीति है वहाँ पर जो सहयोगी पार्टियाँ हैं वो सिर्फ बैसाखी तो नहीं होंगी, जानेंगे ब्रेक के उस पार। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तर्कश, और हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र जी, जिस तरीके से बिहार की राजनीति हो रही है, और बिहार में जब अब मैं कहूँ कि विरोधी जो सेना है उसने एक सेनापति का नाम और उसका चेहरा सामने कर दिया, आपको नहीं लगता कि आपका गठबंधन भले ही ये कह रहा हो कि आप बहुमत ले आएंगे, लेकिन बिना सेनापति के कैसे? बिना सेनापति का तो हुआ ही है। जब से हमारी सरकार दिल्ली में बनी है तब से जो भी चुनाव हुए, उन चुनावों में जहाँ जहाँ जिन राज्यों में बिना सेनापति का चुनाव हुआ वहाँ चुनाव हम जीत गए, जहाँ सेनापति के साथ हुआ वहीं तो हम चुनाव हार गए। इसलिए दोनों स्थिति रहती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि सेनापति के साथ ही होना चाहिए या सेनापति के बिना ही होना चाहिए। अलग अलग राज्यों की परिस्थिति होती है, उसके हिसाब से निर्णय होता है, और उस हिसाब से बिहार में आज की तारीख में जो सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है इस संदर्भ में, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव यह सबसे बेटर विकल्प है, और इस विकल्प पर एनडीए काम कर रहा है। मैं समझता हूँ इसका परिणाम भी अच्छा आएगा। क्योंकि बिहार की राजनीति को देखते हुए जिस तरीके के हालात हैं, आपको नहीं लगता कि वहाँ पर
दलित या फिर पिछड़े या फिर अति पिछड़े उस वर्ग से किसी को प्रतिनिधि के तौर पर सामने करना चाहिए था, जिससे कि एक बेहतर संदेश जाता जनता के बीच, वोटर के बीच में। देखिए, यह बात ठीक है कि अब यह जो वर्ग है, इस वर्ग की उपेक्षा नहीं हो सकती है, कोई नहीं कर सकता है। चाहे कोई पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी दल अब इन वर्गों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो उसके आधार पे अभी आगे होना हो, अभी होना हो या जब भी होना हो, अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने खुद बयान दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़ा समाज से आते हैं। यह जो उनके मन की बात है, कहीं ना कहीं जनता का रुख देखकर लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, और ठीक बात है। इससे जो दबे कुचले लोग हैं उनका कलेजा चौड़ा होता है जब यह सुनता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से, हज़ारों साल से लोग शोषित रहे हैं, तो इनका मन तो जरूर मजबूत होता है। तो इसलिए अब बिहार में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि लालू यादव जी की तरह किसी के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात हो। सबका साथ चाहिए। सोसाइटी तभी बनेगा जब जो पीछे हैं वे भी आगे आवे, जो पहले से आगे हैं सब लोग मिलकर चले। अब कोई एक के ऊपर एक न रहे, सब बराबर में रहे। यह स्थिति जो लोहिया चाहते थे वैसी स्थिति होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बिहार में अब इसी तरह की राजनीति चलेगी, क्योंकि बिहार को लेकर कहा ही जाता है कि चुनाव के वक्त वादे भी होते हैं और उस वर्ग को फोकस करते हुए उनमें से लोगों को आगे बढ़ाने की कवायद करने की कोशिश ज़रूर होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वो वर्ग एक बार फिर हाशिए पे चला जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, यही काम नीतीश कुमार जी करते थे, जिसकी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा की। कहा ना कि आपको बढ़ाया और फिर आप अलग हुए। लोग यही करते रहे हैं जो आप बता रहे हैं। वोट लेने के लिए चेहरा दिखाते हैं और वोट लेने के बाद फिर उसको भूल जाते हैं, फिर अपने रास्ते पर चल देते हैं। अब बिहार में यह नहीं हो सकता है। बिहार के लोग अब इतने उनके अंदर जागृति आ गई है कि अब इस तरह से नहीं हो सकता है। जो इलेक्शन में आप वादा कीजिएगा पूरा करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो लोग फिर उसका हिसाब भी लगाएंगे, जो आज नीतीश कुमार जी से लोग लगाने वाले हैं। तो अब यह नहीं चलेगा। पहले हो रहा था, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि विरोधी तो ये भी कह रहे हैं उपेंद्र जी कि बीजेपी कुछ बैसाखियों का सहारा ले रही, जिनमें जीतन राम मांझी हैं, रामविलास पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और चुनाव के बाद इन बैसाखियों के सहारे बीजेपी खुद सत्ता पर काबिज होगी और ये लोग हाशिए पर होंगे। नहीं, देखिए, विरोधियों को कुछ कहना है इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं, कुछ कहना है बोल रहे हैं। बाकी जो भी घटक दल एनडीए का है बिहार में, सब पिलर है, कोई बैसाखी नहीं है, पिलर है। और पिलर के बिना इमारत का निर्माण भी संभव नहीं। तो पिलर के रूप में हैं। उनकी ओर से, जो विरोधियों की ओर से कहा जा रहा है कि बैसाखी, बिल्कुल गलत है, पूर्णतः असत्य है, ऐसा नहीं। और यहाँ पर आपकी पार्टी के मैं कई नेताओं के बयान देखा था। आपकी पार्टी ने तो इवन यहाँ तक कहा कि उपेंद्र जी हमारी तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हैं। आप क्यों नहीं प्रेजेंट करते हैं खुद को, क्यों उसको लीड नहीं करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हर पार्टी की अपनी अपनी राय होती है, हर पार्टी का अपना लीडर होता है, तो उस हिसाब से पार्टी कुछ कहती है। लेकिन जहाँ फिर कई पार्टियों को मिलाकर अलायंस होता है, तो वहाँ अलायंस का जो डिसीजन होता है उसको सब पार्टी मानती है। तो हमारी पार्टी की राय जो हो अपनी जगह है, लेकिन अलायंस का, गठबंधन का जो डिसीजन होगा हम सब लोग मिलकर मानेंगे उसको। और विरोधियों का जो गठबंधन हुआ है, मैं कहूँ कि लालू नीतीश के मिलने से आपको लगता है कि नुकसान होगा आप लोगों को? क्योंकि आपने बयान दिया था कि शून्य और शून्य अगर मिलते हैं तो शून्य ही रिजल्ट आता है। क्या वाकई वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं, या उनका जनाधार कम हुआ है, या आपका गठबंधन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है? नहीं, देखिए, यह बात ठीक है कि दोनों, चाहे लालू यादव जी हों या नीतीश कुमार जी हों, दोनों ने अपना जनाधार खोया है। यह तो पहले का चुनाव प्रमाणित करता है, सब लोगों को मालूम है। लेकिन दोनों अगर अलग अलग लड़ते तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रास्ता था। दोनों जब से मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं तो थोड़ी मजबूती उनके बीच जरूर आ गई है। इस सच को हम स्वीकार करते हैं। और उस दृष्टि से अब एनडीए के लिए थोड़ी सजगता की ज़रूरत है, तत्परता की ज़रूरत है और मजबूती से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस दृष्टि से पहले और आज में थोड़ा फ़र्क है। लेकिन
जिस मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं और आपस में जो समझ है एक दूसरे के प्रति एनडीए के अंदर, तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। हम लोग मिलकर के मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी और सरकार भी चलाएंगे। और बिहार में जब भी चुनाव होता है उपेंद्र जी, जितने भी दल चुनाव लड़ रहे होते हैं वो तो लोहिया के नाम, कर्पूरी ठाकुर के नाम, इन सब के नाम और असली वारिस होने का दावा करते हुए चुनाव मैदान में उतरते हैं। आप क्या दावा करेंगे बिहार की जनता से? देखिए, बिहार के लोगों को मालूम है, समता पार्टी जब बनी थी तो कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी का नाम लेकर ही पार्टी आगे चली थी। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस साहब की दुर्गति उस पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जो बनाई, देश के लोगों को मालूम है। तो उन लोगों ने ज़रूर इस तरह का बर्ताव किया जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने जो संकल्प लिया है पार्टी को बनाते समय, निश्चित रूप से हम उन्हीं विचारधाराओं को लेकर चल रहे हैं। और चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हम लोगों के सामने आवे, लेकिन उस विचारधारा को हम लोग नहीं भूलने वाले हैं। उस विचारधारा को लेकर ही आगे चलेंगे। और जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से गठबंधन बन रहे हैं, आपको लगता है कि ये स्थायी विकास या फिर स्थायी सरकार और विकास ये बिहार के लिहाज से हो सकता है, जबकि सामने सिर्फ दो ही गठबंधन हो आमने सामने? इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्थायित्व और डेवलपमेंट दोनों होगा, ठीक तरीके से होगा। भले दो ही ध्रुव बन जाए वो अलग बात है, लेकिन उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। और जिस तरीके से हाल के दिनों में मैं कहूँ कि पिछले एक सरकार से ऊपर का कार्यकाल है केंद्र सरकार का, आपको लगता है कि इस सरकार के कामकाज और जिस तरीके की राजनीति रही है, पिछड़े वर्ग, किसानों को लेकर विपक्ष ने जो मुद्दे आरोप लगाए हैं, हाल ही में करप्शन के मुद्दे जिन पर आरोप में घिरी सरकार, उनका कहीं असर कुछ बिहार चुनावों पर आप देखते हैं? देखिए, इनका असर, खासकर करप्शन का असर बिहार पर बहुत होगा ऐसा मैं नहीं मानता। और बिहार के लोगों के समक्ष यहाँ से बड़ा करप्शन वहाँ दिख रहा है। यहाँ तो एक जांच की बात हो रही, आरोप लगा है, और वहाँ तो लोग रोज़ भुगत रहे हैं। यहाँ आरोप की बात है। और दूसरी चीज़ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर लोगों का भरोसा जैसा पहले था आज भी है। आरोप कुछ लोगों पर जरूर लगे हैं, तो आरोप अपनी जगह, आरोप लगाना तो विरोधियों का काम है, आरोप लोग लगाते ही हैं। तो एक तरफ आरोप है और दूसरी ओर वहाँ रोज़ लोग भुगत रहे हैं। गांव में नीचे के स्तर पे चले जाइए बिहार में, एक काम बिना पैसा रिश्वत दिए हुए लोगों का नहीं हो रहा है। हर काम में लोगों को घूस देना पड़ रहा है। जो डेवलपमेंट का कुछ काम भी कहीं हो रहा है तो बिल्कुल घटिया किस्म का हो रहा है। तो करप्शन तो वहाँ हर जगह दिख रहा है। तो करप्शन ही अगर लोग मन में सोचेंगे तो पहले वहाँ जो सामने दिख रहा है उसके आधार पे तो पहले नीतीश कुमार जी को सजा देंगे, उसमें भी हमारा बेनिफिट। लेकिन अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारी सरकार के ऊपर, इसका असर उस रूप में नहीं पड़ेगा जिस रूप में हमारे विरोधी सोच रहे हैं। लेकिन रुपेन जी, मुझे आपका एक बयान याद आता है, जब एनसीपी और उसके बाद आपने आगे का सफ़र तय करना शुरू किया था करप्शन को लेकर, आपने कहा था कि आरोप लगना ही अपने आप में राजनीतिक चेहरे को बदनुमा बना देता है और ज़रूरत इस बात की होनी चाहिए कि वो शख्स आगे बढ़कर जब तक आरोप सही या गलत साबित ना हो उन्हें उस पद से दूर रहना चाहिए। क्या आप उस बयान पर आज भी कायम हैं? देखिए, आरोप लगाने का भी स्तर बहुत गिरता जा रहा है। मेरे ऊपर आरोप लगाया था उस समय नीतीश कुमार जी की पार्टी के कुछ लोगों ने, जब हम उसी पार्टी में थे, कि मेरी संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। हमने खुद उस मुद्दा को अपने हाथ में लिया और हम खुद ही धरना पर बैठ गए कि जांच करना हो तो जांच करा लीजिए, दुनिया की किसी एजेंसी से जांच करा लीजिए। उसके बाद लोग पीछे हट गए। तो सवाल इस बात का है कि आरोप लगाने में भी काफ़ी संकीर्णता है। आरोप लगाना भी चाहिए तो कुछ तथ्य हो, उसके आधार पर कहीं आरोप लगे। राजनीति में गिरावट आ गई। हाँ, बिल्कुल गिरावट है। कहीं कुछ बात नहीं हुई तो कुछ आरोप लगा दिया, तो उस तरह का आरोप भी नहीं लगना चाहिए। और वास्तव में कहीं अगर हमको लगता है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कहीं लोगों के मन में भ्रम की स्थिति है तो मुझको खुद निर्णय लेना चाहिए, जैसा मैंने निर्णय लिया था। हम खुद बैठ गए थे वहाँ धरना पर, तो एक अलग विषय है। लेकिन आरोप लगाने में भी काफ़ी संकीर्णता है। रोज़ रोज़ हर बात के लिए किसी के ऊपर आरोप लगाते रहिए, यह भी गलत है। एक आखिरी सवाल उपेंद्र जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप मुद्दों को लेकर बहुत ही बेबाक बोलते हैं और कार्यकर्ताओं और जिस वर्ग की लड़ाई आप लड़ते हैं उसको लेकर आप चुप नहीं रहते हैं। इस नई सरकार में शामिल होने के बाद
कुछ लोग ये कहते हैं कि उपेंद्र जी के उस स्टैंड में थोड़ी सी कमी आई है, क्या जवाब होगा आपका उनको? बिल्कुल कमी नहीं आई है। जहाँ जहाँ मुझको लगता है कि लिख से हटकर कुछ बात हो रही है तो ज़रूर हम वहाँ खड़े रहें। इस सरकार में भी कई अवसर पे मैंने पहले भी चर्चा की, कुछ बात आई तो मैंने उसका प्रतिकार किया। और जो कमिटमेंट हमारा है, उस कमिटमेंट को कभी हम प्रभावित होते हुए देखेंगे, चाहे हमारे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, तो उपेंद्र कुशवाहा का मुंह बंद नहीं रह सकता है। उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू सो मच। तो तर्कश के आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राजसभा टीवी के साथ।